हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर भोली। राइटर हैं के अब्बास। टाइटल से ही क्लियर है कि ये स्टोरी है एक गर्ल की जिसका नाम था भोली। अब भोली का नाम सुलेखा है, भोली का रियल नेम सुलेखा है, तो सुलेखा का नाम भोली कैसे पड़ा ये हम जानेंगे इस लेसन में। भोली एक ऐसी लड़की है जिसे विक्टिमाइज किया गया है, जिसके साथ मिसबिहेवियर हुआ है, इल ट्रीटमेंट की गई है, और ये सब किसी और ने नहीं, उसकी अपनी फैमिली ने किया है। तो ये सब देख के भोली के लिए दया भी आती है और उसकी फैमिली के लोगों के लिए एंगर भी आता है रीडर में। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर की थीम के बारे में। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जब किसी को टॉर्मेंट किया जाए, उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उसके अगेंस्ट, या उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो, मिसबिहेवियर हो, तो कैसे वो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। और जबकि ऐसे इंसान को अगर किसी का प्यार मिल जाए, थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिल जाए, थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, तो वो इंसान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ फिर से गेन भी कर सकता है। और यही हुआ भोली के साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़ा सा बताते हैं भोली के बारे में। भोली रामलाल जो कि एक नंबरदार था एक गांव का, और वो काफ़ी रिच फार्मर था, एक प्रॉस्परस फार्मर था। उसकी 7th चाइल्ड थी भोली, उसकी सबसे छोटी चाइल्ड भोली, 7वीं बच्ची और 4th डॉटर। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे, और इन 7 बच्चों में सबसे छोटी जो बच्ची थी वो थी भोली। भोली जब पैदा हुई थी तो वो एक प्रिटी बच्ची थी, वो सुंदर थी, फेयर थी। फिर जब वो 10 मंथ्स की थी तो अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो चारपाई से गिर जाती है और गिरने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। उसका बर्थ नेम सुलेखा था, पर क्योंकि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती, वो बहुत सिंपल होती है, भोली भाली होती है, तेज़ तर्रार नहीं होती, तो उसका नाम भोली पड़ जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को गांव में कहा जाता है भोली और भोला। और मैटर्स को वर्स बनाने के लिए, सिचुएशन और ख़राब करने के लिए, जब वो 2 साल की हुई तब उससे स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन ब्लैक हो जाती है और स्किन के ऊपर पॉक मार्क्स यानी कि काले रंग के दाग हो जाते हैं। अब ये स्टोरी बहुत पुरानी है। उस ज़माने में जो अनपढ़ लोग थे, जो गांव में रहते थे, वो बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे गोरे और काले रंग के बीच में। तो उनको लगता था कि फेयर होना, खूबसूरत होना बेटर है, बहुत अच्छी बात है, और डार्क कॉम्प्लेक्शन होना बहुत बुरी बात है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन थी। तो भोली के ब्रेन पे चोट भी लग गई और उसको स्मॉल पॉक्स भी हो गया। तो वो जब तक 5 साल की थी तब तक वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। फाइनली जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना शुरू किया, पर वो प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी, वो स्टैमर करती थी, वो हकलाकर बोलती थी। भोली अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और रामलाल एक प्रॉस्परस फार्मर थे। उसके 3 भाई थे और 4 बहनें थी। उसके तीनों भाई पहले स्कूल गए और स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको कॉलेजेस भेजा गया सिटीज़ में। उसकी सिस्टर्स को एजुकेशन नहीं दी गई, उनको स्कूल्स में नहीं भेजा गया, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को स्कूल में भेजना अच्छा नहीं माना जाता था गांव में। तो उनको लगता था कि अगर लड़कियों को स्कूल भेज दिया तो कल को इनके रिश्ते भी नहीं होंगे, इनकी शादी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते थे जो पढ़ी लिखी होती थी। उसकी 3 बड़ी बहनें थी, राधा, मंगला और चंपा। राधा की शादी हो चुकी थी, मंगला की एंगेजमेंट हो चुकी थी, और चंपा की भी टेंशन रामलाल और उसकी वाइफ को नहीं थी, क्योंकि चंपा देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी और रामलाल को लगता था उसकी शादी करना बहुत आसान होगा, उसकी शादी हो जाएगी आराम से।
लेकिन भोली के लिए उनको ये लगता था कि इसकी कभी शादी नहीं होगी क्योंकि ये अगली है, इसके स्किन पे डार्क कलर के मार्क्स हैं, इसकी कभी भी शादी नहीं होगी क्योंकि ऐसी लड़की से कोई क्या शादी करेगा। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। अब जो तहसीलदार है वो रामलाल को प्रेशराइज करता है कि वो अपने गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के। अब नंबरदार होने के नाते वो अपने ऑफिसर तहसीलदार को नाराज नहीं कर सकता। ही कांट अफोर्ड टू अनॉय हिम। तो अब वो बहुत परेशान है, वो क्या करे। अगर अपनी बेटियों को उसने स्कूल भेज दिया तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी सोसाइटी में और उसकी बेटी का रिश्ता भी नहीं होगा, उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी, अड़चन आएगी शादी में। और दूसरी तरफ वो तहसीलदार को नाराज़ भी नहीं कर सकता। तो वो और उसकी वाइफ मिलके ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम भोली को स्कूल भेज दें, क्योंकि भोली की शादी तो वैसे भी नहीं होगी, इससे कौन शादी करेगा जो बहुत मतलब जो डम्ब है, जो पॉक मार्क्स हैं जिसके चेहरे पे और जो ठीक से बोल भी नहीं पाती, तो इसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी है, तो क्यों ना हम इसी को स्कूल भेज दें। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ के उसको स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। तो उस वक्त भोली काफ़ी डर जाती है। भोली को बेचारी को लगता है कि उसे भी उनकी गाय लक्ष्मी की तरह घर से बाहर निकाला जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। बट जब भोली को नहलाया गया, उसके ड्राई बालों पे ऑयल की मसाज की गई, तो उसको लगा कि नहीं, वो किसी अच्छी जगह ही जा रही है, ऐसी जगह जा रही है जो घर से तो बेटर है, इसीलिए उसको तैयार किया जा रहा है। रामलाल अपनी वाइफ को बोलता है कि इसको ज़रा साफ सुथरे कपड़े भी पहना देना ताकि स्कूल में हमारा इम्प्रेशन ख़राब ना हो, बाकी लड़कियां और टीचर्स ये ना सोचें कि इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो भोली को उस दिन फॉर अ चेंज एक क्लीन ड्रेस पहनाई गई। वो ड्रेस नई नहीं थी, वो उसकी बड़ी बहन चंपा की थी जो उसे फिट नहीं होती थी। तो भोली को वो ड्रेस पहनाई गई और उसे स्कूल भेज दिया गया। स्कूल में जाते ही पहले दिन तो भोली बहुत खुश हुई जब उसने अपनी एज की बहुत सारी लड़कियों को वहाँ देखा। तो भोली बहुत खुश हुई उन सबको देख के और वो बहुत फैसिनेट हुई दीवार पे कलर्ड पिक्चर्स देख के, जानवरों की पिक्चर्स देख के, और बहुत बहुत खुशी से वो पिक्चर्स को देखने लगी। उसकी टीचर ने बड़े प्यार से उससे उसका नाम पूछा। जब टीचर ने देखा कि भोली सारी पिक्चर्स को, दीवार पे लगी पिक्चर्स को निहार रही है, तो टीचर ने बहुत प्यार से उसका नाम पूछा। अब भोली अचानक से तैयार नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, तो वो डर गई और वो अपना आधा ही नाम स्टैमर करके बोल पाई और फाइनली वो रोने लग गई। जब वो रोने लगी तो बाकी सब लड़कियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, बट टीचर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। टीचर बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी। उसने भोली को एनकरेज किया और फाइनली भोली ने अपना पूरा नाम बोल के बताया। टीचर ने भोली को एश्योर किया, प्रॉमिस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम भोली पढ़ना लिखना सीख जाएगी, वो बिना हकलाए बोल पाएगी और फिर सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे, सब उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। फ्यूचर में उसकी टीचर के वर्ड्स बिल्कुल सही साबित हुए। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे जो वो विलेज था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक स्मॉल टाउन के उसमें। तो अब वहाँ एक कॉटन मिल भी आ गई, वहाँ एक छोटा सा थिएटर भी आ गया, वहाँ हाई स्कूल भी आ गया, और भोली भी अब एक छोटी बच्ची से एक यंग वुमन बन चुकी थी। तभी एक दिन भोली के लिए एक शादी का प्रपोज़ल आया। भोली ने अपने माँ बाप को उस प्रपोज़ल के बारे में बात करते हुए ओवरहियर किया। बाहर खड़ी थी वो, तो उसने सुना कि उसके पेरेंट्स उस मैरिज प्रपोज़ल के बारे में बात कर रहे थे। ये प्रपोज़ल आया था पास के ही एक गांव बिशंबर नाथ के लिए। बिशंबर नाथ एक ग्रोसर था, वो काफ़ी रिच था, उसका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा था, बट वो 50 इयर्स का था, वो लंगड़ा के चलता था और उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसके फर्स्ट वाइफ से बच्चे भी थे जो कि काफ़ी बड़े थे एज में। तो जब ये प्रपोज़ल आया तो भोली के फादर ने बोला कि अगर भोली ने मना कर दिया तो भोली की मदर बोलती है कि वो डम काऊ क्या मना करेगी, उसका तो खुद का कोई ओपिनियन है ही नहीं, वो क्या मना करेगी। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भोली की शादी करने की।
हमें ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वरना भोली की शादी तो वैसे भी नहीं होनी। कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा, ऐसी डम काऊ से, ऐसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा। भोली को ये सुन के काफ़ी बुरा लगा, बट वो कुछ नहीं बोली बेचारी। भोली के पेरेंट्स ने भोली से बिना पूछे ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, ये सोच के कि बिशंबर नाथ के अलावा भोली से शादी और कोई नहीं करेगा। फिर शादी का दिन भी आया, बहुत सज धज के, बहुत गाजे बाजे से बारात आई। सब बारात की पॉम्प एंड शो को देख के बहुत इम्प्रेस हुए। इनफैक्ट भोली की एल्डर सिस्टर्स तो काफ़ी एनवियस फील कर रही थी ये सब ग्रैंडियर देख के कि भोली की बारात कितनी शान से आई है। भोली को रेड कलर की सिल्क साड़ी पहनाई गई, और जब गार्लैंडिंग सेरेमनी आई, जब वरमाला एक्सचेंज करने का वक्त आया, तो बिशंबर नाथ की नज़र भोली के पॉक मार्क्स यानी कि उसके ब्लैक कलर के स्पॉट्स पे पड़ गई, और उसने वहीं की वहीं भोली के फादर से 5000 रुपीज़ डिमांड कर लिए कि अगर मुझे 5000 रुपये अभी के अभी नहीं मिले तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा, मैं ये शादी नहीं करूंगा, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। रामलाल ने बिशंबर नाथ से बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके आगे हाथ जोड़े, उसे प्लीड किया, बट बिशंबर नाथ ने उसकी एक ना सुनी। उसने रामलाल की सारी रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट कर दी, और वो एडमेंट था कि 5000 रुपीज़ तो मुझे चाहिए ही, ये डाउरी तो मुझे चाहिए। फाइनली रामलाल ने मजबूरी में 5000 रुपीज़ निकाले और नोटों का बंडल बिशंबर नाथ के फीट के पास रख दिया। जब बिशंबर नाथ भोली को वरमाला पहनाने लगा तो भोली ने गार्लैंड छीन के फेंक दी और बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऐसे ग्रीडी आदमी से कभी भी शादी नहीं करेगी। ये बातें सुनकर, ये सब देखकर जो एल्डरली विमेन थी, जो बूढ़ी औरतें थी, जो अनपढ़ औरतें थी, उन सब ने भोली को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि भोली ऐसा कैसे कर सकती है, शी इज़ सो शेमलेस, जो वो कर रही है वो ठीक नहीं है। बट भोली ने उनकी एक ना सुनी, बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया। भोली ने बोला, अपने पेरेंट्स को एश्योर किया। उसके पेरेंट्स बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत दुखी हुए कि अब क्या होगा। तो भोली ने अपने पेरेंट्स को ये हौसला दिया कि वो चिंता ना करें, भोली उन्हीं के साथ रहेगी और उनकी ओल्ड एज में उनकी सेवा करेगी, और वो अपने ही गांव के स्कूल में टीचर बनेगी। ये सब देख के जो टीचर, भोली की टीचर जो खड़ी थी वहीं पर, उसने बहुत प्राउड फील किया, और वो भोली को इस तरह से देख रही थी जैसे एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता है। इतनी प्राउडली वो भोली को देख रही थी कि आज उसका मास्टरपीस बनके तैयार हो गया। सो ये चैप्टर था भोली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि कितनी तरह की डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, ख़ासकर उन सोसाइटीज़ में जो एजुकेटेड नहीं होती, जो इलिटरेट होती हैं, और ऐसे लोगों के मन पे एक बहुत गहरा स्कार रह जाता है जब उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके कलर के बेसिस पे, उनकी फ़िज़ीक के बेसिस पे, या फॉर एक्स नंबर ऑफ़ रीजंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को अधिकार है कि वो रिस्पेक्ट से सोसाइटी में रह सके। तो ये था चैप्टर भोली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी की इंग्लिश वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में आंसर को अच्छे से लिखने में, क्योंकि आखिर आपने आंसर्स तो इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।